खिलाड़ियों से खास मुलाकात की हमारी इस विशेष सीरीज में आज हमारे साथ है पूजा ढांडा। महिला कुश्ती की दुनिया में पूजा का नाम किसी से अनजान नहीं है। 26 साल की पूजा ने हरियाणा के हिसार जिले के बुडाना गांव से निकलकर दुनिया भर में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि भारत को भी कई टूर्नामेंट में मेडल दिलाकर साबित किया कि आखिर वुमेन पावर क्या है। पूजा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली देश की चौथी महिला पहलवान है। 57 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती करने वाली पूजा की उपलब्धियों को देखते हुए पिछले साल उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूजा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अब पूजा की उपलब्धियों के बारे में कुछ बता दें। पूजा ने 2010 में यूथ ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर करियर की शानदार शुरुआत की। फिर 2014 में एशियाई चैंपियनशिप में ब्रोंज जीता। 2017 में इन्होंने एशियन इंडोर और मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक पर कब्जा किया। 2018 पूजा के लिए काफी अच्छा साल रहा, जब इन्होंने कॉमनवेल्थ में सिल्वर के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना पहला पदक ब्रोंज जीता। हालांकि भी पूजा को एशियाई मेडल का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही टोक्यो का भी मौका है। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई सीरीज में, जिसका नाम है खेलो जी जान से। ये सीरीज इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की प्रस्तुति है। इसमें हम आपको मिलाएंगे कुछ उम्दा खिलाड़ियों से और बात करेंगे उनके खेल के बारे में, कोरोना के संकट काल में जो उन पर असर पड़ा है उसके बारे में, और साथ ही उनकी निजी जिंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में। अगर आप ये लाइव शो दोबारा सुनना चाहते हैं, देन यू कैन कैच इट ऑन htsmartcast.com। ये एक पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से भी अवेलेबल है, और हम बताना चाहेंगे कि HT स्मार्टकास्ट देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉडकास्ट प्रोड्यूसिंग प्लेटफॉर्म है। मैं हूं सौरभ अग्रवाल, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लाइव हिंदुस्तान की ओर से। तो आइए बात करते हैं पूजा ढांडा से। पूजा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। टोक्यो 2021 अभी ज्यादातर खिलाड़ियों के निशाने पर यही है। अब तक 4 पहलवान इसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं: बजरंग, दीपक पूनिया, रवि दहिया और विनेश फोगाट। आपको क्या लगता है, आपके पास कितना मौका है? अब सुना जा रहा है कि शुरू हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने में सफल होंगी? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि मैं टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने में ना सिर्फ सफल होंगी बल्कि देश के लिए मेडल भी वहां से लेके आऊंगी, क्योंकि जो लास्ट ईयर था वो मेरा थोड़ा सा इंजरी में था, जिसकी वजह से मैंने जो है अपना ट्रायल भी मैं हार गई थी, और एक वो चांस जो था क्वालिफिकेशन का वो मैंने मिस कर दिया था। बट अभी मैं फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ, और इस वक्त मैं IS के अंदर ट्रेनिंग कर रही हूँ, जहाँ का फिजिकल जो जिम है, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो जिम है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, और यहाँ पे मैं करते हुए अपना फिजिकल फिटनेस बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे सारी हर तरह की सुविधाएं हमें प्रोवाइड की गई है, जिससे कि मेरा परफॉर्मेंस अब बढ़ रहा है। जैसे कि आपने बोला कि 1 सितंबर से नेशनल कैंप भी लगने जा रहा है। इम्प्रूवमेंट जैसे ही हम टीम के साथ ज्वाइन करेंगे तो और बढ़ेगी, और दिसंबर में वर्ल्ड बोला जा रहा है अभी तक कि करवाएंगे। अगर वो होती है तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि 1 साल बाद हम देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस कहाँ पर है। अभी जब करीब 5 महीने से लॉकडाउन है, सारी एक्टिविटीज बंद हैं, सारी चीजें ठप पड़ी हुई हैं, ऐसे में आपकी प्रैक्टिस पर, आपके फिटनेस पर क्या असर पड़ा? आप इस दौरान कहाँ थी? कैसे आपने प्रैक्टिस की? और मेंटली रूप से अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखा? जी देखिए, मैं बिल्कुल अपने घर में थी, और हम सभी लॉकडाउन के कारण घरों में रहने को मजबूर थे, और घर में ना ही तो मैट था और ना ही कोई जिम का सामान था जिससे कि हम अपना फिजिकल फिटनेस कर सकें या अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकें। तो हमने जो हमारे पास थेराबैंड्स वगैरह होते हैं नॉर्मली जो रेसलर्स अपने साथ कैरी करते हैं, उसी से ही हमने एक प्रोग्राम बनाया कि घर में साइकिल थी तो उसका यूज किया, हमने स्टेयर्स का यूज किया, जिससे कि थोड़ा फिजिकल फिटनेस हमारा बना रहे। थोड़ा सा सुबह शाम अगर हम ट्रेनिंग करें तो हमको ये महसूस ना हो कि हम अपनी ट्रेनिंग से दूर जा रहे हैं। तो उसी को करते हुए बस मैंने थोड़ा सा योगा पर भी ध्यान दिया, मेडिटेशन किया, तो इन सभी चीजों को लेके हम साथ में चले। तो सुबह शाम का मैंने एक शेड्यूल फिक्स कर लिया था कि हाँ मुझे इस टाइम पे कुछ ना कुछ करना ही है स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेके, जिससे कि मुझे ये रियलाइज ना हो कि मैं घर के अंदर बंद हूँ और मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है।
उसके बाद मुझे आईएएस आने का मौका मिला, तो मैं 1-1.5 महीने से अभी आईएएस के अंदर हूँ और यहाँ सारी फैसिलिटीज बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो अगर लॉकडाउन से पहले मैं यहाँ आ पाती तो वो बहुत अच्छा होता मेरे लिए, क्योंकि अभी इस समय यहाँ से ज्यादा सेफ और अच्छी जगह कहीं और है नहीं। अब जब इस महामारी का कहर बढ़ रहा है, ऐसे में जब महासंघ ने अनाउंस किया है कैंप लगाने के लिए, तो क्या आपको लग रहा है सही है? महामारी बढ़ रही है, संक्रमण बढ़ रहा है और वहां पे इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे, खतरा हो सकता है इन्फेक्शन का, और फिर कैंप में खाना पीना, साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, मतलब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होगा? क्या आप कैंप के पक्ष में हैं? देखिए बिल्कुल, अभी क्या है कि कोरोना काफी समय तक रहने ही वाला है, ये सब हम सोच के चल रहे हैं कि देखिए सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी हम नहीं है। हम घर में भी रहते हैं तो वहां भी हम बहुत से लोगों से, मान लो सब्जी वाला है या दूध वाला है, उन लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं। तो देखिए बिल्कुल रिस्क जरूर है कैंप लगाने में, लेकिन अभी हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी सेफ्टी को साथ में रखते हुए। तो अगर फेडरेशन ने और साई ने ये डिसाइड किया है कि कैंप लगाना है, तो जरूर उन्होंने भी ये सारी चीजों पर डिस्कस किया होगा और इसके लिए उन्होंने आगे रणनीति भी बनाई होगी कि किस तरह से हम प्लेयर्स को सेफ रख के उनकी ट्रेनिंग शुरू करवा सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हम काफी वेट कर चुके हैं ऑलरेडी, ये पूरा साल निकल गया है, 2021 ओलंपिक भी खेलना है हमको, उसके साथ हमें चीजें शुरू अभी करनी पड़ेगी। कोरोना का साथ लेते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उससे लड़ते हुए हमें अपने आगे बढ़ना होगा। आपको इससे पहले भी टोक्यो का टिकट पाने का मौका मिला था। क्या कारण रहा कि आपको उन मौके का फायदा उठाने का मौका नहीं मिला? क्या अंशु मलिक और सरिता मोर से आपको काफी चुनौती मिल रही है? उनके लिए आपने कोई मतलब स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई है या अपनी वीकनेस दूर करने पे आपने कुछ ज्यादा ध्यान दिया है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट ईयर में पूरा इंजरीज में थी और उनके साथ मेरी पहले भी बाउट्स होती रही हैं जिसमें मैं जीती भी हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, बराबर के अपोनेंट हैं मेरे, और उनसे मतलब एक कड़ी बाउट की आशा हर कोई ही करता है। और मैं यही बोलूंगी कि जैसे जैसे अभी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, कोच यांद्रो है, बजरंग के कोच शाकू भी मेरी हेल्प कर रहे हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, तो अभी हमें अच्छा लग रहा है और हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं आईएएस में रह गई। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली ट्रायल्स में जो है वो रिजल्ट काफी अच्छे होंगे और उसके बाद मैं टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफिकेशन राउंड में जा पाऊंगी। आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला कौन सा था? क्या जब आपने 2018 में कॉमनवेल्थ में आपको जब सिल्वर से सेटल करना पड़ा, कौन सा आप सबसे टफ मानती हैं? देखिए बिल्कुल, मैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा मुकाबला ओडोनायो के साथ हुआ था, वो मैं मुझे लगता है कि वो काफी फेर बदल वाला था, क्योंकि हर सेकंड पॉइंट्स बदल रहे थे, कभी उसके पॉइंट्स हो रहे थे, तो लास्ट सेकंड तक कोई ये जान नहीं पा रहा था कि इस बाउट का रिजल्ट होने क्या वाला है। और वो हुआ ऐसे कि लास्ट कुछ सेकंड्स में मेरा अटैक हो गया और उसमें मैं जीत गई। तो वो काफी फेर बदल वाली जो बाउट्स थी, वो मुझे वो एक मेरी लगती है कि उसमें काफी फेर बदल हर सेकंड हो रहा था। तो अब तक की सबसे ज्यादा बेस्ट बाउट मुझे वही लगती है। अब कुछ अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में बताइए। सुना है आपने खेलों की शुरुआत जूडो से की, फिर आप कुश्ती में आ गई। ये बताइए कि आपको जूडो में कितना समय खेलने को मिला और फिर ऐसा क्या हुआ कि आप जूडो छोड़ के कुश्ती में मुड़ गई? किसी एक खास खिलाड़ी को देख के आपने ये बदलाव किया या कुछ और वजह थी इसकी? देखिए मेरी स्टार्टिंग वैसे रेसलिंग से ही थी, बट रेसलिंग में क्या है कि 16+ ही आप खेल पाते हो। जैसे कैडेट जूनियर्स के जो गेम स्टार्ट होते हैं वो 16+ से स्टार्ट होते हैं, और जो जूडो है वो 12 ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो, बड़े कंपटीशन खेल सकते हो, यूथ हो गया, ये सारे कंपटीशन। तो मैं बहुत ही मतलब ट्रेनिंग में हमेशा रेसलिंग की ही करती थी, लेकिन मैं वैसे ही एक बार वहां पे कंपटीशन हो रहा था जूडो का, तो मैं वैसे देखने गई थी, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने उसमें ट्रायल दे दिया। वैसे ही मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि मैं आगे जूडो खेलूंगी या फिर मैं जूडो में इतना अच्छा कर जाऊंगी, लेकिन वो ट्रायल में जीत गई। और सिर्फ वो ट्रायल नहीं, मैं नेशनल में भी गोल्ड जीत गई। और उस समय पे थोड़ा सा फाइनेंशियली भी हम लोग इतना अच्छा वो नहीं करते थे, तो वो एक अच्छा जरिया था अवार्ड्स मिलने का। और जैसे मैं जितना मैंने इंटरेस्ट दिखाया था उस हिसाब से मुझे उसमें रिजल्ट भी मिल रहा था। तो 3 साल मैंने जूडो खेला, जब तक मैं कि रेसलिंग में कैडेट खेलने के लायक नहीं हुई।
जब मुझे यूं हुआ कि अब मेरी एज हो गई है रेसलिंग में कैडेट खेलने की, मेजर कंपटीशन अभी स्टार्ट हो गए हैं कैडेट से, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपना रेसलिंग ज्वाइन कर लिया था। ये बताइए, जैसे सब जानते हैं कि हरियाणा में लड़कियों को खेलों में आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बंदिशें होती हैं, लेकिन लगता है कि फोगाट बहनों के कारण और फिर जो उन पर फिल्म बनी दंगल, उससे इस मेंटेलिटी में, समाज की मेंटेलिटी में, देख में, उनके नजरिए में कुछ बदलाव आया। आपको क्या लगता है, कभी आपको ऐसा विरोध का सामना करना पड़ा घर से या बाहर कि आप लड़की हैं, आपको इस खेल में नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो कि थोड़ा सा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, इंडिया में भी ये इशू है कि लड़कियों को लेके थोड़ा सा इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है, जबकि अब काफी फर्क पड़ गया है जब से हरियाणा में फोगाट सिस्टर्स हैं, या फिर साक्षी मलिक जब से ओलंपिक से मेडल लेके आई है, दंगल मूवी बनी है, तो काफी लोगों की सोच अभी बदली है। काफी लोग आते हैं ये देख के कि हमने दंगल मूवी देखी है, हम भी अपनी लड़कियों को रेसलिंग कराना चाहते हैं, या साक्षी मेडल लेके आई है, विनेश लेके आई है, तो हर हर कोई मतलब इससे इंस्पायर हुआ है। लेकिन बिल्कुल हमने जिस समय पे हमने स्टार्ट किया था तब लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, और मैंने नहीं, मेरी फैमिली ने भी फेस किया है लोग हम्म। कि लड़की है, अगर उसका मतलब इंजरी हो गई तो आगे शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इतना नहीं, आप लोगों को लड़की को मतलब आजादी देनी चाहिए कि वो हर जगह जा रही है, ऑल ओवर तो इंडिया और वर्ल्ड में हर जगह वो ट्रेवल कर रही है, तो थोड़ा सा इज्जत को लेके भी वो लोग मतलब घर वालों को बोलते थे कि घर की इज्जत है, इस तरह से। लेकिन मेरी फैमिली में कभी भी ये बात नहीं आई, उन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है, और मेरे भाई से ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है। सुना है कि दंगल फिल्म में बबीता फोगाट के रोल के लिए आपसे भी बात चली थी, लेकिन आप नहीं कर सकी। क्या कारण था? फिर जब बाद में दंगल सुपरहिट हो गई, तो क्या कभी आपको अफसोस हुआ कि काश आप वो रोल कर लेती तो रिंग के साथ आप बॉलीवुड में भी आज कहीं और होती? देखिए बिल्कुल, मैंने दंगल मूवी का ऑडिशन दिया था और मैं सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन उसी समय पे मुझे नी में इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने मतलब सोचा भी नहीं कि मैं वो रोल कर पाऊंगी। अगर इंजरी नहीं होती तो भी मैं अपने करियर को फर्स्ट लेती और मैं सोचती कि मैं वो कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ दंगल मूवी के लिए फिक्स थी, किसी और मूवीज में शायद मेरा नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि जब मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने दंगल मूवी नहीं की ऐसा करके, क्योंकि जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला तो मेरी असली कामयाबी वही थी, क्योंकि मैंने रेसलिंग के ऊपर काम किया था, रेसलिंग के ऊपर मैंने मेहनत की थी और उसका फल मुझे मिला। जो दंगल मूवी में मेरा सिलेक्शन हुआ था वो नेचुरल तरीके से हुआ था, उसमें मैंने कोई भी मेहनत नहीं की थी जिसका मुझे दुख होगा कि वो मुझे नहीं मिली। आपने कभी सोचा कि यार स्पोर्ट्स में आप नहीं होती तो क्या होती? आपकी हॉबीज क्या है? फिल्में देखने का, खाने पीने का शौक? क्योंकि स्पोर्ट्स में होने के कारण आपको डाइट बहुत कंट्रोल लेनी होती होगी, फिर अपना मन भी है कि कभी कुछ खाना है, आइसक्रीम खानी है, लेकिन उसको आपको कंट्रोल करना पड़ता होगा। और उसके बाद अब जब लॉकडाउन हो गया, तो आपने क्या उस अपनी डाइट को फॉलो किया, या चीटिंग कर ली कि कभी कुछ भी खा लिया, डाइट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया? क्या रहा इस दौरान? देखिए, अगर मैं रेसलर नहीं होती तो इस समय तो मेरी शादी हो गई होती किसी गांव में, और शायद बच्चे बच्चे भी हो गए होते, ये सच्चाई है। क्योंकि जितने भी मेरे चाचा और मेरी फैमिली में जो बच्चे हैं, लड़कियां खासकर जो मतलब गेम नहीं किया जिन्होंने, मैं मेरे गांव से अकेली लड़की हूँ जो गेम करती हूँ, उन सभी की शादी हो गई है और सभी के बच्चे हैं। तो यही होता मेरे साथ भी कि मैं कहीं किसी गांव में शादी के बाद बच्चे पाल रही होती। और दूसरा, अभी लॉकडाउन में जब हम घर थे तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा तो चीटिंग हुआ है, वो तो कंट्रोल नहीं हुआ। जब भी मम्मी कुछ बनाते थे तो चीटिंग किया, बट कोशिश की है कि कंट्रोल करें ताकि ज्यादा वेट ना बढ़े और फिटनेस बना रहे, तो इसलिए थोड़ी बहुत चीटिंग किया, ज्यादा नहीं। अब एक आखिरी सवाल कुछ बहुत खास व्यक्तिगत है। साक्षी मलिक ने साथी पहलवान सत्यव्रत कादियान से शादी की। अभी बजरंग ने बताया कि उनका रिश्ता भी संगीता फोगाट से हो गया है। क्या आपका भी ऐसा ही कोई प्लान है? कोई नजर में है आपके? नहीं, देखिए अभी तो मुझे कोई नहीं मिला है ऐसा जो मैं आपको बता सकूं। हो सकता है मेरी फैमिली को मिल जाए या मुझे आगे मिल जाए, लेकिन अभी इस समय तो कोई भी नहीं है जिनका मैं आपको बता सकूं। इन फ्यूचर में देखिए कोई ना कोई जब होगा तो तो आप बिल्कुल। भी किसी खिलाड़ी से शादी करना चाहेंगी? पता नहीं कुछ भी नहीं पता सर, जो मतलब अच्छा इंसान हो, वो चाहे मतलब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हो, नॉर्मल इंसान हो, बस इंसान अच्छा होना चाहिए।
आपकी अपनी फिलहाल कोई पसंद नहीं कि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो कोई ऐसा बिजनेसमैन हो, पैसे वाला हो, ऐसा कोई आपको अभी तक? मेरी मेरी पसंद यही है कि जो भी हो वो वुमेन्स की इज्जत करता हो और अच्छे विचारों का इंसान हो, जो आके अगर हमारी फैमिली में अगर बेटी आती है तो वो उससे मेरे फादर की तरह सपोर्ट करे, उसे आगे बढ़ाए। इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। मेरी बस यही सोच है। अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगी, कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि इस मुश्किल समय में जितना ज्यादा हो सके आप सरकार का साथ दें, और जो भी रूल रेगुलेशन सरकार ने हमारे लिए बनाए हैं उसे अपना फर्ज समझते हुए हर हाल में उसे पूरा करें, ताकि हमारी सरकार जो ऑलरेडी इतनी समस्याएं झेल रही है, हम लोग भी झेल रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, प्लीज उन्हें हेल्प करें जितना ज्यादा हो सके, ताकि इस संकट भरे समय को हम सभी मिलकर एक साथ एकजुट होकर इसे पूरा करें। और यही कहूंगी कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चों को भी, जैसे ही ये कोरोना का सिस्टम खत्म हो जाता है, कोरोना से हमें मुक्ति मिलती है, उसके बाद अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाले, स्पेशली अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स में डाले, ताकि वो कम से कम अपना फिजिकल फिटनेस बना के कल को खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करे, किसी और पे डिपेंड ना हो। और खुद को सेफ करने के लिए उसका फिजिकल फिटनेस अच्छा करना बहुत जरूरी है, चाहे आप गेम में आगे जाएं या ना जाएं वो आपकी इच्छा है, लेकिन इतना अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर डाले कि वो फिजिकल फिट हो जाए और अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सके। पूजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने का और हमसे बात करने का, और टोक्यो ओलंपिक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू महिला पहलवान पूजा ढांडा से। अब अगला इंटरव्यू होगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए एच टी स्मार्ट कास्ट की इस सीरीज में, जिसका नाम है खेलो जी जान से। अगर आप हमसे या आईआईएस के किसी खिलाड़ी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें लिखें @HT SmartCast पर। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। ये इंटरव्यू दोबारा सुनने के लिए लॉग करें www.htsmartcast.com। अब मैं सौरभ अग्रवाल, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, लाइव हिंदुस्तान की ओर से आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप हमारे पॉडकास्ट सुनते रहिए नए नजरिए से।